हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एक लेसन प्लान क्या होता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस और उसकी यूसेज इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान को किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिकली देयर आर ओनली 9 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग अ लेसन प्लान। एक लेसन प्लान को बनाने के लिए सिर्फ 9 चीज़ें हमें चाहिए उसको अच्छा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाँ, ये भी सच है कि हर एक स्कूल का और हर एक जगह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट दीज आर द बेसिक 9 स्टेप्स कि इनमें थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करके आप जिस भी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं या जिस भी जगह पे इंस्टीट्यूट में आप नौकरी कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हो। बेसिकली दीज आर द 9 ingredients which are needed to make a effective lesson plan. So now we will learn about the very first step which is known as general objective. इसको हिंदी में सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं। So whenever we are ready to write our lesson plan, सबसे पहली चीज़ हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? General objectives of that particular thing. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मतलब कि वो आपको क्या रिजल्ट देंगे, मतलब जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखाने वाले हो वो क्या रिजल्ट देगी उस पर्टिकुलर बच्चे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू राइट ABCD इन फॉर इंग्लिश, so here the subject will be English and your general objectives will be based on subject only, that is known as subject based. फाइन। सो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं हमें वो टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंडर आता है वो देखना है और उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने हैं अंडर general objectives. After learning general objectives of our lesson plan, we will move towards our next step, that is specific objective. Specific objectives को हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये स्पेसिफिकली टॉपिक बेस्ड रहते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में हम बच्चे को पढ़ाने वाले हैं उस पे बेस्ड रहेंगे ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी आप सिर्फ इन टॉपिक्स के अंदर हमें इन हेडिंग्स के अंदर हमें क्या लिखना है सिर्फ आप वो लर्न कर लीजिए, एंड किस तरह से लिखना है दैट ऑल्सो वी विल डू द प्रैक्टिस फॉर द सेम। फाइन। सो गेटिंग बैक टू आवर पॉइंट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि टॉपिक वो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो उसको किस तरह से यूजफुल होने वाला है या उसको पढ़ाने के पीछे हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोग अपने सेकेंड स्टेप में सोचते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इट इज टॉपिक बेस्ड। हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था? सब्जेक्ट बेस्ड था, एंड हमारे सेकेंड जो टॉपिक है स्पेसिफिक उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर टॉपिक बेस्ड। सो आवर थर्ड स्टेप इज आवर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स या इसको हम कई बार मटेरियल यूज्ड भी कह सकते हैं। टीचिंग एड्स और मटेरियल यूज क्या होते हैं? ये टीचर की लाइफलाइन होते हैं। क्यों इसे लाइफलाइन बोला जाता है? बिकॉज दीज आर द मेन tools which a teacher uses to teach a particular subject, a topic or whatever she is gonna teach. So ये हमारे बेसिक टूल्स होते हैं जो हम क्लास में यूज़ करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लेसन प्लान की लैंग्वेज में? मटेरियल यूज्ड या टीचिंग एड्स। नाउ टीचिंग एड्स कैन बी ऑफ वाइड वैरायटी डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स क्रिएटिविटी, उसका इंटरेस्ट, उसके एफर्ट्स। मतलब वो एक फ्लैश कार्ड से शुरू करके एक मॉडल से पढ़ा सकती है, एंड नाउ डेज जैसे कोविड का चल रहा है तो उसमें हम लोग कई कई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कई कई एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, यू नो, टू मेक आर टीचिंग इफेक्टिव। सो मटेरियल यूज्ड कैन बी ऑफ वाइड वैरायटी। सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो हम लिखते ही लिखते हैं वो क्या है? चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड। ये तो 4 चीज़ें हैं जो हमारी आती ही आती हैं। चॉक जिससे हम लिखते हैं, डस्टर जिससे हम मिटाते हैं, जिस पे हम लिखते हैं दैट इज़ ब्लैक बोर्ड। डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस यू आर गेटिंग, आप उसको ब्लैक बोर्ड लिख सकते हो, आप उसको ग्रीन बोर्ड लिख सकते हो, आप वाइट बोर्ड लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। सो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, stroke whiteboard, stroke sometimes schools are giving you smart classes also, so you need to write there IWB, that is interactive whiteboard, जहाँ पे आप with the help of computer you are teaching a child, fine,
And then thereafter, the fourth tool which is essential while teaching is pointer. Now in many schools nowadays we are not using pointers, you know, because generally a pointer was a stick, and nowadays it is not permitted to, you know, take a stick into the class. So ये कभी कभी किसी स्कूल में हम लिख रहे हैं, कभी कभी नहीं, but these are the four main tools which we generally write when we write for material used या teaching aids. So, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन और एडिशन कितना आता है एंड उसको टेबल्स का कितना ज्ञान है, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी मल्टीप्लिकेशन. बिकॉज अदरवाइज अगर मैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग नहीं करती और मैं जाती हूँ और अपना लेक्चर डिलीवर कर देती हूँ विदाउट थिंकिंग कि मेरे बच्चों को समझ आने वाला है या नहीं, तो देयर माई टीचिंग विल गेट फेल्ड, बिकॉज वो एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहलाएगी. उसमें से उसका 100% जो आउटकम रहेगा वो रहेगा कि मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू लर्न व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मैंने उनको टेस्ट ही नहीं किया कि उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन या टेबल्स का ज्ञान है या नहीं. सो जब भी आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है. आपको बच्चे का पहले से कितना उस टॉपिक के बारे में पता है, उस लेवल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी टीचिंग को अच्छा करने के लिए. ठीक है. सो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो है, इसको हिंदी में हम पूर्व ज्ञान भी बोलते हैं. पहले से कितना ज्ञान है बच्चे को, वो भी बोलते हैं. सो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो होता है लेसन प्लान में, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो होता है कि हम किस तरह से अपनी क्लास लेने वाले हैं, हम किस तरह से अपनी क्लास, अपना लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, अपने टीचिंग का क्या मेथड रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक या दिस पर्टिकुलर जो स्टेप रहता है, इसकी हेडिंग को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन या इंट्रोडक्शन. सो प्रेजेंटेशन या फिर हमारा इंट्रोडक्शन, ये जो टूल है, ये जो स्टेप है, ये बिल्कुल टीचर के हाथ में होता है और अलग अलग टीचर का अलग अलग रहेगा. इट्स लाइक प्लानिंग, इट्स लाइक डिज़ाइनिंग. आपको आपका जो टॉपिक है पढ़ाने वाला, उसको आप किस तरह से प्लान कर रहे हो कि आपके स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए. ठीक है. तो ये जो डिज़ाइनिंग और प्लानिंग है, ये दो टीचर्स की सेम नहीं हो सकती. एवरी टीचर विल पुट इन डिफरेंट एफर्ट्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. सो ये हमेशा डिज़ाइनिंग और जो प्लानिंग रहता है, ये अलग ही रहता है हर एक टीचर का. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन के अंदर, हम पूरा किस तरह से एक क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं फॉर 30 to 35 मिनट्स, उस चीज़ का पूरा हम स्टेप्स लिखते हैं या उसका पूरी व्याख्या करते हैं कि हम किस तरह से पहला टॉपिक उठाने वाले हैं, उसके कंटिन्यूएशन में दूसरा टॉपिक क्या उठाने वाले हैं, किस तरह से उसे मर्ज करने वाले हैं, किस तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके इस टॉपिक को फर्दर आगे कैरी करने वाले हैं. सो नाउ आवर सिक्स्थ स्टेप इज ब्लैकबोर्ड समरी. ब्लैकबोर्ड समरी माने कि हम ब्लैकबोर्ड पे क्या क्या लिखने वाले हैं. जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. वी जस्ट राइट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज देयर टू नोट डाउन इन द कॉपीज और मे बी नोटबुक्स. वो चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं. सो दिस पर्टिकुलर स्टेप इज रिलेटेड टू आर इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन. हम किस तरह से क्लास को पढ़ाने वाले हैं, उसमें से मेन क्या क्या चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हैं, दैट विल कम अंडर दिस ब्लैक बोर्ड समरी, या फिर हम इसको शामपट कार्य भी बोलते हैं हिंदी में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल पीछे लिया था कि हमें बच्चे को ABCD रिटन फॉर्म में लिखवाना है. अब हम लोग ABCD सिखाने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें बच्चों से बात करेंगे, उसके बारे में, उसके फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे, उसके नाम, उसके लेटर से जो चीज़ें शुरू होती हैं वो सब दिखाएंगे, है ना. उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली फॉर छोटी क्लासेस, हम लोग यहाँ पे उनकी नोटबुक्स का पैटर्न बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोना टीच इंग्लिश,
तो मैं यहाँ पे इंग्लिश नोटबुक का टॉपिक बना दूंगी, पैटर्न बना दूंगी, एंड उस पैटर्न पे हम लोग ABCD किस तरह से लिखना है वो हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लाइन्स हम बच्चे को सिखाएंगे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स, अगर मुझे उसको 1 2 3 सिखाना है तो मैं ब्लैक बोर्ड समरी में क्या करूँगी, यहाँ पे एक स्क्वायर जो अपना मैथमेटिक्स कॉपीज नोटबुक्स का जो पैटर्न होता है स्क्वायर्स वाला, उसको ड्रॉ करूँगी एंड इंडिकेट करूँगी कि 1 कहाँ लिखना है, 2 कहाँ लिखना है, 3 कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। That is what is covered under blackboard summary and which is known as Shampat Karya. So our next and 7th step is recapitulation. अब हमने बच्चों के बारे में जनरल ऑब्जेक्टिव सोच लिए, अपने पढ़ाने के बारे में बच्चों को क्या एम है हमें पढ़ाने का, उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सोच लिए, फिर हमने मटेरियल एड्स डिसाइड कर लिए, हमने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर ली, हमने अपना क्लास पूरा कर लिया, हमने ब्लैक बोर्ड समरी लिख ली। अब हम किसके बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे कि किस तरह से जो भी हमने टॉपिक को कवर किया है उसको रिकैप्चुलेट किस तरह से करना है, उसकी पुनरावृत्ति किस तरह से करनी है, उसको रिवाइज किस तरह से करवाना है, उसके बारे में सोचेंगे। नाउ दिस अगेन इज अ ट्रिकी स्टेप कि हम डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीके से बच्चे को रिवाइज करवाती हैं, बट आवर मोटो एंड आवर एम आवर गोल इज वन कि हमें बच्चे को जो भी पढ़ाया है वो पूरा समझ आ जाना चाहिए एंड ऑरली पूरा उसको लर्न हो जाना चाहिए। So recapitulation is basic step which we take to make the child revise whatever he learned during the class and in class itself before going back to home. जो भी हमने टॉपिक कवर किया है, जो भी हमने आज के दिन में उसको पढ़ाया है, हम क्लास खत्म करने से पहले हम उसको पूरा उसको रिकैप्चुलेट करवा देते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि जो हमारे अटेंशन डिफिशिएंट चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग जो मेन टॉपिक के साथ कई सारी और बातें करते हैं, जो उसका जो मेन फोकस होता है वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाता है, हट जाता है। सो उसको वापस फोकस करवाने के लिए हम इस टूल, इस स्टेप का यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिकैप्चुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको ABCD सिखाया तो मैंने उसके बारे में कई सारी बातें करी होंगी, बट देन वट इज़ माई ऑब्जेक्टिव या वट इज़ माई एम टू मेक हर और हिम रिवाइज वट एवर ही लर्नड इन द क्लास। अगर मैंने उसको रिटन में कुछ करवाया है तो मैं उसको रिकैप्चुलेट करवाऊंगी कि A किस तरह से बनाते हैं, B किस तरह से लिखते हैं, C किस तरह से लिखते हैं एंड सो ऑन। एंड यही अगर मैंने उसको ऑरल वर्क करवाया है तो A से क्या क्या चीज़ें होती हैं, B से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं उसको शॉर्ट में कंसोलिडेट करके रिकैप्चुलेट करवाऊंगी बिफोर ही गोज बैक टू द होम और बिफोर द क्लास एंड्स। फाइन। So moving on to our next step which is class work. Class work is generally छोटे बच्चों के लिए हम लोग क्लास वर्क में जब भी इस तरह का लेसन प्लान लिखते हैं तो हम क्लास वर्क में लिखते हैं कि टीचर विल टेक राउंड एंड विल इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग। अगर हम उनको कोई एक्शन या ऑरल वर्क करवा रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन योर पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड एवरी वट एवर यू आर डूइंग। एंड अगर हम उनको कोई रिटन काम करवा रहे हैं सो विल मेक श्योर दैट टीचर विल टेक राउंड इन द क्लास एंड विल इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज noting down properly or writing down properly, and in case if the child is not able to do that the teacher will guide or help. Fine. So इस तरह की चीज़ें हम लोग क्लास वर्क में लिखते हैं। मैं इस तरह का लेसन प्लान का सैंपल भी आपको दूंगी सो दैट ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड 1 या 2 बार हम इसको समझेंगे और इसको आगे जाके हम लोग इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे या राइटिंग करेंगे या हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उस तरह से हमारी और क्लियर होती जाएंगी और अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ जाएगी। फाइन। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज होमवर्क. Sometimes we call it as home assignment also. Now for this particular step also you need to have a plan. You need to plan कि आप एक बच्चे को एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्या होमवर्क दोगे so that उसकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यूएशन में रहे। जो उसका क्लास वर्क है और जो होमवर्क है उसमें एक कनेक्शन बना रहे, उसकी क्लास लर्निंग और होम लर्निंग में कुछ
रुकावट ना आए, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस रहे उसका लर्निंग का, सो दैट द नेक्स्ट डे ही कम्स और शी कम्स इन द क्लास तो वो रेडी हो आपके नेक्स्ट लेक्चर को लर्न करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए. फाइन. So homework also you need to plan. For small kids we will not be planning more than 10 minutes or 20 minutes of work, because जो हम उनको 10 minutes का प्लान करके देंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 20 minutes या 30 minutes लगा देते हैं, एंड बड़े बच्चों का not more than 20 minutes to 30 minutes. Why this? Because एक सब्जेक्ट, बड़े बच्चों की अगर बात करें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं मिलता, कई सारे सब्जेक्ट हैं. तो ऐसा नहीं है अगर मैं हिंदी की टीचर हूँ तो मैं खूब सारा होमवर्क दे दूंगी. आई नीड टू प्लान कि मैथ्स वाली ने भी उसको काम दिया होगा, एसएस वाली ने भी उसको काम दिया होगा, एंड व्हेन अ चाइल्ड गोज बैक टू होम, जब वो घर जाता है वो थोड़ा सा प्ले में भी टाइम देगा, कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेगा, अपनी सेल्फ लर्निंग करेगा, एंड देन वो आपका होमवर्क भी करेगा. सो आपको उसके डे को भी, पूरे डे को भी प्लान करके देखना है कि उस बच्चे के पास कितना टाइम बचता है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लान होमवर्क. I have seen many teachers in my career, in my experience, that they don't plan for homework. उन्हें लगता है बस दे दो. Now the दे दो से क्या होता है कि कोई आउटकम नहीं निकलता, उसका कोई लर्निंग नहीं होता, उससे क्या हो जाता है, बच्चे पे बर्डन आ जाता है, एंड समटाइम्स दिस बर्डन कम्स फॉर पेरेंट्स ऑल्सो. मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि टीचर्स प्रोजेक्ट्स दे देती हैं, बस एक प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट दे देती हैं विदाउट थिंकिंग कि उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर लेक्चर से, सब्जेक्ट से उस प्रोजेक्ट का कोई तालमेल नहीं होता, उससे कोई लिंक नहीं होता. तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा एक बर्डन में आ जाता है कि वो लेक्चर तो लर्न करना ही है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है. सो वेन एवर वी आर प्लानिंग फॉर होमवर्क, हमें इस तरह से प्लान करना है कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, और जो भी हमने पढ़ाया है ये होमवर्क उसमें उसकी लर्निंग को और बेहतर करे और इम्प्रूव करे. सो दैट्स ऑल फॉर लेसन प्लान. सो लेसन प्लान के हमने 9 स्टेप्स सीखे हैं. सबसे पहला स्टेप जो था वो था जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वॉज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, थर्ड वॉज योर मटेरियल यूज, योर टीचिंग एड्स, योर फोर्थ वन वॉज बिफोर एंटरिंग द क्लास, दैट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग. प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद हम अपनी क्लास में पढ़ाने का एकदम शुरू कर देते हैं. देन कम्स योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद हमने ब्लैक बोर्ड समरी को प्लान किया है. ब्लैक बोर्ड समरी के बाद हमने प्लान किया है बच्चे को रिकैप्चुलेट करवाना. रिकैप्चुलेशन स्टेप आता है, देयर आफ्टर फॉलोड बाय क्लास वर्क एंड होमवर्क.